बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज हम 71 वार की बात करेंगे और 71 डिबेकल की में एक्चुअल हुआ क्या है। मैं तारीख़ी हक़ाइक़ पे नहीं जाऊँगा, मेरा जो फोकस होगा वो मिलिट्री उस एस्पेक्ट्स पे होगा और मैं तारीख़ी जो जिसकी वजह से ये सानिया हुआ वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश होगी कि जो इसमें मिथ्स हैं उसके बारे में बात की जा सके। सबसे पहले जो जोग्राफ़िकल या एक फैक्ट्स थे उस वक़्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्टेंस था 1000 मील का था, और सेकंड ये था कि 3 डायरेक्शन से बॉर्डर जो था वो इंडिया के साथ था और इट वाज 2000 माइल्स लॉन्ग बॉर्डर। और इसके बाद जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे दैट वाज दी थ्रू वाटर वेज, जो दरिया वगैरह थे उस पर कम्युनिकेशन मीन्स थे। और इसके बाद ढाका वाज सर्टनली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कम्युनिकेशन हब था। जब हम अफवाज की बात करते हैं तो इस पाकिस्तान में इंडिया ने जब एक हमला किया तो 3 कोरों के साथ किया। इनको सपोर्ट करने के लिए देयर वाज ए कम्युनिकेशन जोन एरिया, एक पैरा ब्रिगेड भी शामिल था, 11 एयरफोर्स के स्क्वाड्रन इसमें शामिल थे, एक पैरा ब्रिगेड इसमें शामिल था और इसके अलावा आर्मर ब्रिगेड्स इसमें शामिल थे। और मुक्ति बाहिनी के 1 लाख जो गोरीले थे वो ट्रेन और फुली इक्विप्ड इनके साथ थे। इस बंगाल रेजिमेंट के 10 यूनिटें थी वो इनके साथ मिल चुके थे। और इसके अलावा इस पाकिस्तान राइफल्स के जो 16,000 जो सोल्जर्स थे वो भी इंडिया के साथ शामिल हो चुके थे। वैसे जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इनिशियली 3 डिवीज़न थे, सब्सिक्वेंटली 1 कोर था और 2 डिवीज़न और रेस किए, लेकिन वो एडहॉक बेसिस पे थे। डिप्लीटेड सिचुएशन थी, वेपन्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे और बुरे हालात थे और रिड्यूस स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान आर्मी ऑपरेट कर रही थी। विटनेस टू सरेंडर में ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने लिखा कि पाकिस्तान आर्मी वाज डिप्लॉयड इन पेनी पॉकेट्स में। और रिड्यूस स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, एक बटालियन जिसमें 4 कंपनियां होनी चाहिए थी, वहाँ पे 2 कंपनियां अवेलेबल थी और एक बटालियन 400 किलोमीटर्स के एरिया में डिप्लॉयड थी, जबकि इट शुड हैव बीन 10 to 15 किलोमीटर्स। और एक एयरफोर्स का स्क्वाड्रन था, 4 नेवल बोट्स थी। दैट्स ऑल। ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, इंडिया का ऑब्जेक्टिव था टू डिसमेंबर पाकिस्तान और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जबकि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था वाइट वार और डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया के हमले से पहले सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हुई है, पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी बॉग्ड डाउन थी विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। ऑपरेशन सच लाइट वाज इन प्रोग्रेस, दैट वाज अगेन मुक्ति बाहिनीज और मिसक्रेडेंट्स थे अवामी लीग के, उनके खिलाफ थे। जब 21 नवंबर को इंडिया ने ये किया कि उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, उनका मकसद था कि ताकि पाकिस्तान आर्मी को ड्रा कराएं थ्रूआउट द बॉर्डर्स और ताकि वो वहाँ पे एक बैटल ऑफ एट्रिशन लड़ी जाए। एंड अकॉर्डिंगली 21 नवंबर को ए फुल फ्लैश अटैक्स दे वर लॉन्च अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान और 23 डायरेक्शन से ये अटैक्स हुए, 23 फ्रंट से। और आप समझ लें कि सबका ऑब्जेक्टिव वाज ढाका। और ये उस वक्त हमारी अफवाज उसकी नहीं थी कि हमारे जो वहाँ पे ट्रुप्स जो थे दरमियान में जो लगे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट टाउन्स को डिफेंड कर रहे थे, दे फॉल्ट ब्रेवली गैलेंटली, लेकिन उनके पास कोई चांस ऐसा नहीं था कि इतने बड़ी आर्मी को वहाँ से रोक सके। और हमारी इसमें हमारे अफसरों के, जवानों की, सबकी यहाँ पे स्टोरीज हैं जो सब ने सुनी है और पढ़ी भी हैं। ढाका फेल बिकॉज कि वहाँ ढाका में कोई वहाँ पे डिफेंस करने वाला नहीं था, क्योंकि सारे ट्रुप्स फ्रंट फॉरवर्ड एरियाज़ में थे। तो वहाँ पे जो ट्रुप्स अवेलेबल थे ढाका में, कोई कम्युनिकेशन वाले लोग थे, सिग्नलर्स थे, ऑर्डरलीज थे, नॉन कॉम्बटेंट्स थे, मेडिकल कोर के लोग थे और सिविलियंस थे। सो देयरफॉर ढाका एक इट वाज ए फ्री रन गिवन टू द एनिमी कि वो ढाका की तरफ जा सकें। एंड फाइनली वो जो प्रेशर इतना हुआ एंड ढाका फेल ऑन 16 दिसंबर एंड सर्टनली दैट इज़ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और इसमें हम कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं कि बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ। जहाँ तक बात होती है कि 3 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानीज़ को मर्डर किया गया, उसमें किलिंग हुई, ऐसा सब झूठ है। आज तक कोई इस किस्म का एविडेंस नहीं दे सका कि यहाँ पे मास किलिंग हुई है या कोई मास ग्रेव्स वहाँ पे डिस्कवर्ड हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है कि बोस्निया में, सर्बनिका में, वहाँ पे मास ग्रेव्स दे वर डिस्कवर्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं, बल्कि लोगों ने किताबें लिखी हैं और उन्होंने कहा कि सारा ये ड्रामा है, झूठ है। डेड रेकनिंग किताब है, बड़ी मशहूर है और ये शर्मिला बोस ने लिखी है और उन्होंने उसमें किताब में लिखा
کہ یہ بیسکلی ٹوٹلی فالس ہے، اور انہوں نے کہا دیز آر جائجنٹک ریومرز، ایسا کچھ وہاں پہ نہیں ہوا ہے، رادر انہوں نے لکھا ہے کہ وائلنس بھی اگینسٹ نارتھ بنگالیز۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز، اور اس میں بھی انہوں نے بات کی ہے اٹراسٹیز کمیٹڈ بائی انڈین آرمی اینڈ دی مکتی واہنیز اگینسٹ بہاریز، اور جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے نان بنگالیز تھے ان کے خلاف جو کچھ ہوا۔ ایک اور جو کہانی گڑھتے ہیں اور ایک myth ہے دیٹ از سرنڈر آف 90,000۔ دشمن تو چلے مان لیتے ہیں کہ وہ ایسا بکواس کرے گا، لیکن جو ہمارے بدقسمت ہمارے سے کچھ سیاستدان ہیں وہ بھی ہمیشہ جب فوج کی بکس میں اس کو کوٹ کرتے ہیں، جبکہ زمینی حقائق اس کے برخلاف ہیں۔ ٹوٹل اگر اس کے لیے جنید احمد نے بڑی تحقیق کے بعد، میں بھی آفٹر 10 ایئرز انہیں ایک کتاب لکھی ہے کریشن آف بنگلہ دیش myth exploded، جو بہت زبردست کتاب ہے، پڑھنے والی اور اتھارٹی کے ساتھ، کسی نے اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کا وہاں پہ لکھا ہے، ثبوت کے ساتھ لکھا، تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ not more than 34,000 ٹروپس تھے ایسٹ پاکستان میں، ایک کور تھی، 3 ڈویژن تھے، دیٹس اٹ۔ اور لیکن جو بعد میں کہانیاں گڑھی گئیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان جنرل نیازی نے بعد میں لکھی، تو انہوں نے بھی اس کتاب میں لکھا کہ 34,000 تھے۔ ایئر مارشل ذوالفقار جو ایئر فورس کے چیف تھے انہوں نے بھی لکھا کہ 34,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے۔ یو ایس سینیٹر تھے چارلس ولسن، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اٹ واز سرٹنلی ناٹ پاسبل فار دی 35,000 ٹروپس ٹو فائٹ انڈین آرمی اینڈ مکتی باہنی۔ ڈیٹ ریکننگ میں اگین شرمیلا بوس نے لکھا کہ اور شی ریجیکٹڈ دیز فگرس کی اس طرح کے کوئی اتنے لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ سو اٹ واز بیسکلی پروپیگیٹڈ بائی انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ٹو میگنیفائی دیئر سکسیس، یہ سارا ڈرامہ تھا۔ ایون 71 وار سے پہلے انڈین راک کے وہاں پہ انگریس ہو چکی تھی، تو جو بہت سارے وہاں کے بیوروکریسی کے لوگ تھے، ایلیٹ تھے، جرنلسٹ تھے، وہ بیسکلی ایک سیپریٹسٹ نیٹ ورک اسٹیبلش ہو چکا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ انڈیا را کے لیے کام کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش ٹوڈے میں جو کتاب ہے اس میں انہوں نے اس پہ ذکر کیا ہے کہ اینٹی پاکستانی رول پلیڈ بائی بیوروکریٹس، تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ را اینڈ بنگلہ دیش ایک اور کتاب ہے محمد زین العابدین کی، تو اس میں بھی انہوں نے وہ ذکر کیا ہے کہ جو انڈین آرمی وہاں پہ بنگلہ دیش میں گئی تھی کہ انہوں نے لارج اسکیل کا لوٹ اینڈ پلنڈر کیا، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ جاتے ہوئے وہ گھروں سے سیلنگ فین تک اتار کے لے کے گئے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے انسائیڈ را اشوک رائنا کی، اور اس میں بھی انہوں نے رول آف را ایکسپلین کیا ہے بیفور 71 وہاں پہ وہ کیا گیم کر رہے تھے۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے وہاں پہ کہ there were many acts of bravery and heroism، جہاں پہ ہمارے all ranks they refused to surrender rather they preferred to die، اور بڑے زبردست قسم کی وہاں پہ لوگوں نے displayed bravery، جس میں مجا کرم تھے، نشان حیدر ملا، کنر سلطان ہے، ان کی بڑی مشہور سٹوری ہے جس طریقے سے وہ لڑے ہیں، اور اسی طریقے سے کنر سلیمان دی میگنیفیسنٹ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، کرنل احسن ملک ہیں، انہوں نے زبردست کیا اور ان کو اکنالج کیا ہے، دشمن نے کیا، ہماری طرف سے کوئی سٹوریز نہیں ہیں۔ تو جنرل مانک شاہ نے کہا ہے، ہز آن ریکارڈ، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ پاکستان آرمی انہوں نے کہا تھا they fought gallantly لیکن but they have no chance۔ Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. اور اسی طرح رویدات خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں، اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن تھے، آج بھی حیات میں ہیں، وہ کہتے ہیں 3 لوگ دے آر ریسپانسبل فار دی ڈیبیکل آف ایسٹ پاکستان، اور ان میں وہ کہتے ہیں ان دیٹ آرڈر آف پرائرٹی میں یحییٰ بھٹو اینڈ شیخ مجیب۔ میرا اپنا خیال یہ ہے 3 آدمی ریسپانسبل ہیں جی، ان دیٹ آرڈر۔ ٹاپ آف دا لسٹ یحییٰ خان،
क्योंकि ये ड्राइविंग सीट में था, ये ड्राइविंग सीट में था जी। गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ले जाना है या राइट की तरफ ले जाना था, ये याह्या खान का फैसला था। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी याह्या खान की है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है जी। ये इलेक्शन 70 के बाद शेख मुजीबुर रहमान इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन पाकिस्तान, और उसको डिक्लेयर कर दिया था कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेजिग्नेट याह्या खान ने किया था। उसके बाद इन्होंने वो जो डेट फिक्स की गई थी नेशनल असेंबली की, वो डेट अंडर मिस्टर भुट्टोज प्रेशर, वो डेट इन्होंने चेंज कर दी यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग शेख मुजीबुर रहमान। उस चूंकि जब इन्होंने वो डेट फिक्स चेंज कर दी, बंगाली समझ गया कि इनका गेम तो कुछ और है। ये तो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये तो इलेक्शन रिजल्ट को ऑनर करने के लिए तैयार नहीं है जी। इसलिए मैं कहता हूँ जी, टॉप ऑफ द लिस्ट याह्या खान, दूसरा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन 70 जी, और लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं था भुट्टो साहब जी। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा मुल्क टूटता है तो टूटने दो। नंबर 3 शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का ये था कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उसका एटीट्यूड कुछ और था, ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में था। जब इलेक्शन आ गया और उसको वो थंडरिंग मेजॉरिटी मिल गई और मैंडेट मिल गया ईस्ट पाकिस्तान का, दी लुक इन शेख साहब आइज चेंज। अब वो कह रहा था अनडिवाइडेड पाकिस्तान की बातें नहीं कर रहा था, अब वो कन्फेडरेशन की बातें करने लग गया। 12-16 दिसंबर जो है कि इट वाज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ भी होंगे, दे कुड नॉट सक्सीड विदाउट द पॉलिटिकल सपोर्ट, द सपोर्ट ऑफ द नेशन। जबकि ईस्ट पाकिस्तान में जबकि आपकी इंटायर पॉपुलेशन आपके ख़िलाफ़ थी, तो आप कैसे वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि आप वहाँ पे एक जीत सकते थे। बहरहाल द ब्लंडर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने की है, दैट दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और हमूद रहमान कमीशन ने इस पर बड़े ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को ये पैगाम है कि आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी फॉर्ट ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से लड़ी, और हालात बहुत मुश्किल थे। वेपन्स का इशू था, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, 1000 मील हम दूर में थे और हम इंडिया के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते थे। सो एक हम ऐसे सिचुएशन में थे और लोकल पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट थी, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज के लोग थे, उन्होंने अपनी जानें वहाँ पे कुर्बान की हैं। बहुत सारे लोग थे जिनकी बॉडी आज तक नहीं मिल सकी, वहीं पे वहाँ पे रहे। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि वेस्ट पाकिस्तान में इंडियन थिंक टैंक्स और जो वहाँ के जो डिफेंस एनालिस्ट है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया को यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी नहीं दी है। उम्मीद है आपको भी व्लॉग पसंद आया होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों, अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाए को वो शोले। There are moments where they did really put up a fight to the death. Oh yes, I think practically everywhere. The Pakistanis fought extremely well, I must say.